नमस्कार। आज आप सबसे बात करते हुए मुझे सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि आप लोग जो सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जब आप सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, तो आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर आता होगा कि हम सिविल सर्विसेज क्यों जॉइन कर रहे हैं और स्पेसिफ़िकली हम इंडियन फॉरेन सर्विस को एक ऑप्शन क्यों दे रहे हैं। तो इनका हमारे देश में, हमारे नेशन बिल्डिंग में क्या रोल है? तो ये प्रश्न आपके मन में उठते होंगे। तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसका कि एक पार्ट है सिविल सर्विस, उसको एक स्टील फ्रेम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जबकि हमारे राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, अलग-अलग दल अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, वह इसमें एक कांस्टेंट की तरह काम करती है, जो कि एक अपने रूल बेस्ड ऑर्डर को हमारे देश में चलाने की जिम्मेदारी जो ब्यूरोक्रेसी के पास है। सिविल सर्विसेज इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हमारी दोनों तरह की सिविल सर्विसेज हैं, जिसमें कुछ हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जिनमें आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट सर्विस इत्यादि हैं, और कुछ जो है वो हमारी सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं, जिसमें इंडियन फॉरेन सर्विस या रेवेन्यू सर्विसेज वगैरह आती हैं। तो इसमें इन सभी का जो प्रमुख कार्य है वह यह इंश्योर करना कि रूल बेस्ड ऑर्डर देश में चलता रहे, और न केवल रूल बेस्ड ऑर्डर चलता रहे, बल्कि लोगों को ये दिखना भी चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी रूल्स बेस्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रही है। अब इसमें जो इंडियन फॉरेन सर्विस है उसका क्या रोल है, इंडियन फॉरेन सर्विस या डिप्लोमेसी का क्या रोल है? तो उसमें किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य होता है वह यह है कि देश ने अपने लिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों को कैसे सपोर्ट किया जाए, और उनके लिए एक बाहरी वातावरण ऐसा होना चाहिए जो हमारे देश के अंदर के सामाजिक और आर्थिक विकास को समर्थन दे। तो इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, जिनमें कुछ बातें हम आज करेंगे। जैसे सबसे पहले तो जो होता है कि जो देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो सिक्योर होनी चाहिए। तो डिफेंस और सिक्योरिटी इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा जो हमारा नेशन बिल्डिंग कह लें या हमारे देश के जो उद्देश्य हैं जो अपने सामने रखे हैं हमारे देश के लोगों ने, उनमें से एक है देश का आर्थिक विकास। तो उसमें डिप्लोमेसी का ये कार्य होता है कि वह एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करे जिसमें हम अपने आर्थिक विकास के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें व्यवधान ना हो, और अगर हमें आर्थिक दूसरे जगहों से हमें आर्थिक इन्वेस्टमेंट या और किसी तरह से ट्रेड से हमें फ़ायदा हो रहा है, तो उसकी दिशा में भी हमें काम करना चाहिए। तो जो हमारे मिशन से उनका ये एक प्रमुख काम है कि हम ट्रेड को प्रमोट करें और भारत में इन्वेस्टमेंट्स कैसे आएँ इसके बारे में विचार करें, और जिन देशों में हम कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर भी हमारे मिशन में कार्य कर रहे हैं, उसमें हम इन इन्वेस्टमेंट्स को कैसे भारत की तरफ खींचें। ये इसलिए भी आजकल आवश्यक है क्योंकि न केवल भारत बल्कि बहुत सारे देश हैं जिनको कि इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होता है, और इसलिए उसमें भी एक कंपटीशन है। हमें ये प्रोजेक्ट करना है कि भारत में क्यों इन्वेस्टमेंट करें और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा। तो नेशन बिल्डिंग का जो एक थर्ड पिलर है जिसे मैं कहूँगा कि वो है दूसरे देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाना, जिससे कि हम अपना सारा ध्यान अपने देश के विकास पर लगा सकें। इसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आए थे 2014 में सत्ता में, तब उन्होंने कहा था कि जो हमारा उद्देश्य है हमारी विदेश नीति का वो है, और देश के अंदर जो हमारी नीति है, दोनों का ही ये उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास। तो इसमें हम जो की है, हमारा ये मानना है कि जब हम अपना विकास कर रहे हैं, साथ के साथ अन्य देश, विशेष करके जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनमें भी विकास होना चाहिए, तभी यहाँ पर एक स्टेबिलिटी हमारे क्षेत्र में बनी रहेगी। और जो हमारी विदेश नीति है उसका एक प्रमुख आधार स्तंभ है नेबरहुड फर्स्ट, यानी पड़ोसियों पर पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी दिशा में जब 2014 में पहली बार हमने अपना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया, तो उन्होंने सभी
दक्षिण एशियाई देशों के प्रधानमंत्रियों को या राष्ट्रपतियों को यहाँ बुलाया था, जो लोग यहाँ पर आए थे। और वो एक उसका उद्देश्य ये था कि हम शुरुआत ही करें अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की, नेबरहुड के लीडर्स के साथ में, एंगेजमेंट के साथ में। जब दोबारा हुआ तब फिर उसके बाद हमने दूसरे जो बिम्स्टेक एक और ग्रुपिंग है हमारे रीजन की, उसके लीडर्स को यहाँ पर बुलाया और उनके साथ में हमने बातचीत की। और उसके साथ में अफ़गानिस्तान जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है, उनके लीडर्स के साथ में यहाँ पर हम लोग साथ में रहे। तो नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो हमारा एक प्रमुख आधार स्तंभ है। उसके बाद का जो हमारा फोकस है वो हमारा है एक्सटेंडेड नेबरहुड। उस एक्सटेंडेड नेबरहुड में हम कह सकते हैं गल्फ़ है और सेंट्रल एशिया है या साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जब इस दिशा में एक, क्योंकि हमने आर्थिक बात की अभी और नेबरहुड और एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात की, तो इसमें ये कहना होगा थोड़ा सा, अगर हम पीछे जाएं तो 1991 में जब हमने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत में आरंभ किए, तब उस समय हमने अपनी साथ ही साथ एक लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की। लुक ईस्ट पॉलिसी में जो कि है, पहले हमारे सैकड़ों साल पहले, आज से कई शताब्दियों पहले, जो हमारे पूर्व के देश थे उनके साथ में बहुत अच्छे संबंध थे, जिनमें थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है और इंडोनेशिया है। इन सब के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे, जिनके साथ में हमारा वाणिज्यिक व्यापार, समुद्रिक वाणिज्यिक व्यापार काफ़ी अच्छा होता था। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन के कॉलोनी बनने के बाद में हमारा ज़्यादा फोकस नॉर्थ और वेस्ट की तरफ हो गया। तो ये एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी कि हमें दोबारा से एक फिर से अपने पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है कि पूर्व के जिन देशों के साथ हमारे पहले संबंध रहा करते थे, उनके साथ में हम उनको फिर रिवाइव करें। उसका दूसरा एक उद्देश्य आर्थिक भी था, क्योंकि जो हमारे पूर्व के देश थे, जिनमें आसियान के देश और दक्षिण कोरिया, जापान आदि हैं, तो उनमें उस समय काफ़ी तेज़ी से आर्थिक विकास हो रहा था और भारत का यह विचार था कि हमें भी उनके साथ में जुड़ना चाहिए। वहाँ पर जो आर्थिक विकास हो रहा है, न केवल हम उनसे सीखें, बल्कि हम अपने आर्थिक विकास और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, उनके यहाँ जो पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, उनसे जोड़ें। और कुछ देशों के साथ में, जो आसियान के साथ में हम डायलॉग पार्टनर बने, उसके बाद में जो कि हमने और रीजनल मैकेनिज्म जैसे ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम को ज्वाइन किया। तो ये उसका उद्देश्य यही था कि हम इन देशों के साथ में, और साउथ कोरिया और जापान भी जो आसियान से जुड़े हुए थे डायलॉग पार्टनर्स की तरह, उनके साथ में भी हमारे संबंध बढ़ाएं। फिर बाद में हमारे सरकार ने उस लुक ईस्ट पॉलिसी को और एक्सपैंड किया और उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ हम ले गए कि अब हमें केवल विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें ये देखना है कि हम एक मजबूत धरातल पर कैसे अपने संबंधों को अपने पूर्व के देशों के साथ विकसित करें। और इसका जो स्कोप था उसको भी हमने एक्सपैंड किया। उसमें हमने ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक के देशों को भी जोड़ा और अब उसमें यूएसए भी एक तरह से कहा जाए कि शामिल हो गया है। तो ये जो कि है, उसमें हमारे कई नए इनिशिएटिव लिए गए, जिसमें हम कह सकते हैं एक सबसे जो महत्वपूर्ण है, जिसको प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, सागर इनिशिएटिव, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और जो हमारे पहले, जो हमने पहला आधार बताया, सबका साथ सबका विकास, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो भारत की जो ये नीति रही है, वह और देशों की नीति भी जो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए हैं, वो भी एक तरह से कहा जाए कि एक ही दिशा में आगे बढ़ रही थी। और इसी का ये नतीजा रहा कि एक क्वाड का जन्म हुआ, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए हैं। और ये क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जो है वो एक आधार स्तंभ है एक और कॉन्सेप्ट का, जिसे हम इंडो पैसिफिक के नाम से जानते हैं। ये इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ा है और उसके कारण पर हम थोड़ा बाद में आएंगे। लेकिन ये जो क्वाड की एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ी हैं और इकोनॉमिक के अलावा इसका सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस दिशा में हमने एक काम किया। फिर उसके बाद
जो हमारे विदेश नीति के अन्य आधार स्तंभ क्या हैं, उसमें से एक हमारा महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है कि लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना, जिसे हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। तो इसमें इसका उद्देश्य यह नहीं है कि उससे हमें कुछ लाभ तुरंत मिलेगा, बल्कि हम तो यह मानते हैं कि ये पूरी धरा एक है। पुराने समय में कहा जाता था, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो सारी पृथ्वी एक है और सभी लोग, हम लोग को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, जिसने 75 साल पिछले वर्ष पूरे किए, उसका प्रमुख उद्देश्य है कि विश्व में युद्ध ना हो, शांति रहे। तो अगर लोगों के बीच में आपसी भाईचारा रहेगा तो युद्ध की संभावना कम होगी, शांति की संभावना बढ़ेगी। तो ये पीपल टू पीपल लिंकेजेस भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें हम कल्चरल डिप्लोमेसी या इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस आदि इसमें आते हैं। और एक जो और स्तंभ हमारा है, वह है हमारा डायस्पोरा के साथ में लिंकेज। भारतीय सैकड़ों साल से बाहर रहते रहे हैं। पुराने समय में अगर आप देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में कई भारतीय थे जो उस समय रोम में या मैसेडोनिया में या बैक्ट्रिया या सॉग्डियाना में रहा करते थे। वहाँ व्यापार के लिए रहते थे या वहाँ पर अन्य कार्य करते थे। और उसके बाद से हाल के समय में सोचें तो लोग व्यापार के लिए और अन्य कार्यों के लिए विदेश जाते रहे हैं। इसके अलावा 19th सेंचुरी से जब भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी था, तब जो कॉलोनियल रूलर्स थे, खास करके जो फ्रेंच और ब्रिटिश थे, उन्होंने यहाँ से लेबर को भी बाहर ले जाना शुरू किया, विशेष करके शुगर प्लांटेशंस के लिए, पर और भी एग्रीकल्चरल वर्क के लिए, और जिसमें विशेषकर वेस्ट इंडीज़, मॉरिशस, अफ्रीका या फिर आपके पैसिफिक, साउथ पैसिफिक के जो देश हैं, वहाँ उनको ले जाते थे, जिन्हें हम इंडेंचर्ड लेबर के नाम से जानते हैं। उन इंडेंचर्ड लेबर ने धीरे धीरे इंडेंचर सिस्टम ख़त्म हुआ। उसके बाद वो लोग वहाँ पर बस गए और उन्होंने वहाँ के समाज और वहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना काफ़ी योगदान दिया है। और कई देशों में वहाँ के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं वो भारतीय मूल के रहे हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे लिए हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने डायस्पोरा के साथ में एक संबंध बना करके रखें। हर वर्ष जनवरी में हम यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। जो प्रवासी भारतीय हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हुए हैं, हमारे संबंधों को मजबूती दी है, उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है। और इसके अलावा हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हमने विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों के लिए बनाए हैं। जैसे इसमें नो इंडिया प्रोग्राम है। नो इंडिया प्रोग्राम जो है वो डायस्पोरा के यूथ के लिए है, 18 से 30 साल के लोगों के लिए, जिनको कि भारत सरकार अपने खर्चे पर भारत लाती है और यहाँ पर उनको भारत की संस्कृति से, भारत की सभ्यता से और भारतीयों से उनको मिलने का मौका मिलता है। उसके अलावा एक स्टडी इंडिया प्रोग्राम भी है, जिसमें जो बाहर से डायस्पोरा के बच्चे भारत में आकर के किसी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में अगर कुछ समय के लिए अटैचमेंट करना चाहें या इंटर्नशिप करना चाहें तो उसको सपोर्ट करते हैं। तो डायस्पोरा के साथ में लिंकेज, और अब जबकि हम देख रहे हैं बहुत सारे देशों में जो इंडियन डायस्पोरा है वो काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं और वहाँ की सोसाइटी और इकोनॉमी में एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। यूएसए में अगर आप देखें तो वहाँ की जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं या और भी अन्य कंपनीज़ हैं, उनमें काफ़ी जो आजकल सीईओज़ हैं वो भारतीय मूल के हैं, जो वहाँ जाकर के बस गए हैं, जो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन के भारतीय मूल के लोग हैं वो वहाँ पर हैं। उसके अलावा अन्य देशों में भी आप देखेंगे, यूके में आप देखेंगे कि वहाँ के मंत्रालय में भारतीयों को शामिल किया गया है। तो ये और कुछ जगहों पर मॉरिशस में या फिजी में भारत के मूल के लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये एक हमारा और उद्देश्य है कि हम इनके साथ में संबंध बनाएं, जिसके लिए हमने कुछ स्कीम्स बनाई थी। पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड दिए जाते थे, उनको मर्ज कर दिया गया है और अब सभी को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड है, जिसमें उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और वो भारत में आकर के उनको अलग से वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये एक एंगेजमेंट है जो हम इनके साथ में बनाते रहते हैं। जो एक विदेश नीति का हमारा एक और जो आधार स्तंभ है वो हमारे कुछ मूल कहना चाहेंगे हम कि हमारे विदेश नीति के मूल हैं। उसमें एक मूल है कि हमारी एक अपनी राष्ट्र की अपनी एक नीति है
जो कि हमारे राष्ट्रहित उसको तय करता है कि वह नीति कैसी होगी, जिसे हम कभी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। हम किसी भी और देश से यह गाइडेंस नहीं लेते कि हमें किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार करना चाहिए, बल्कि हम अपने निर्णय खुद लेते हैं। अभी हाल में आप सभी लोगों ने देखा होगा, जैसा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें हमने ऐसे निर्णय लिए हैं जो कि हमारे हित में हैं, और उसमें दोनों ही पक्षों से कुछ ऐसा प्रयास किया गया कि हम उनके पक्ष की तरफ ज़्यादा झुकें, पर हमने यह निर्णय लिया कि हम वही करेंगे जो हमारे भारत के देश के हित में, भारत के लोगों के हित में होगा। और हमारे दोनों ही देशों से संबंध हैं। हमने यह बिल्कुल ही साफ तौर पर कहा है कि हम चाहते हैं कि वहाँ पर युद्ध बंद हो जाए, शांति की स्थापना होनी चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब बात की वहाँ के नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि उनके नेताओं को आपस में बात करनी चाहिए। तो जबकि हम युद्ध का अंत और शांति की स्थापना चाहते हैं, लेकिन जब तक यह समस्या है वहाँ पर, तब तक उस समय क्या निर्णय लेने हैं वह हम अपने राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर ही करते हैं। इसके अलावा जैसे कि इस युद्ध में आपने देखा होगा कि हमने वहाँ से काफ़ी भारतीयों को बाहर निकाला, और ऐसी स्थिति में जो हमारी विदेश नीति का और हमारे जो दूतावास हैं उनका एक प्रमुख दायित्व है कि इन स्थितियों में जो वहाँ पर भारतीय रह रहे हैं, जो 18 से 20 हज़ार तक भारतीय उस समय वहाँ यूक्रेन में थे, वो सभी सुरक्षित रहें। और अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक स्टूडेंट की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, लेकिन बाकी सभी लोगों को भारत में सुरक्षित वापस लाया गया। और यह एक बहुत ही कठिन कार्य होता है, जब आप यह जरा इमेजिन करें कि वहाँ पर गोलीबारी हो रही है, बम गिर रहे हैं, और दोनों पक्ष जो कि है कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, तब दोनों ही पक्षों से बात करनी पड़ती है। दोनों पक्षों से बात करके, और उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं जैसे रेड क्रॉस है या UN है, उनसे बात करके आपको ये तय करना पड़ता है कि किस समय आप अपने लोगों को सुरक्षित और किस तरह से सुरक्षित निकाल सकते हैं। और ये ऐसा पहले भी अन्य देशों में हुआ है। जो गल्फ़ वॉर के समय हमने वहाँ से लोगों को निकाला, यमन से हमने लोगों को निकाला, जहाँ पर की परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब थीं, और लेकिन दोनों ही पक्षों से बात करके और सुरक्षित भारतीयों को वापस लाया गया। इसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि जो हमारे वहाँ के दूतावास हैं, उनके सभी पक्षों से संबंध होने चाहिए, और उनके बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए। कई बार ये कहा जाता है कि राजनीति में या डिप्लोमेसी में, राजनीति में नहीं बल्कि डिप्लोमेसी में जो है वो आपको सभी से संबंध बनाकर रखने पड़ते हैं, चाहे आपके उनसे वैचारिक मतभेद हों, फिर भी आपको उनसे संबंध रखने ही होते हैं और उनसे बातचीत बनाए रखनी होती है। उसका एक उदाहरण भारत का तो नहीं, दूसरा उदाहरण जैसे देता हूँ कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी उनके बीच बातचीत भी चल रही है कि दोनों की क्या क्या डिमांड्स हैं, क्या चाहिए उनको, जिससे कि युद्ध का अंत हो सकता है। तो ये एक हम कहना चाहेंगे कि ये एक हमारी विदेश नीति के आधार स्तंभ हैं, और उसी से जो कि है वो रिलेटेड है कि नेशन बिल्डिंग, अगर हम इनको अपने सभी कार्यों को हमारे लोग करते रहें तो ज़रूर जो कि है हम इसमें सफल होंगे। आप में से कुछ लोग संभवतः बाद में जो है वो आएंगे भारतीय विदेश सेवा में, तो उनसे आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हों, जिस दूतावास में भी हों, जिस देश में भी आप कार्य कर रहे हों, आप यही समझ कर चलिए कि भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश वही है। आपको उसके साथ संबंधों पर ही अपना पूरा ध्यान देना है, और यह प्रयास करना है कि हमारे संबंध प्रगाढ़ हों, और किस तरह से हमारे आपसी हित मजबूत हो सकते हैं, जिसमें हमारे भी हित मजबूत हों और उस देश के हित भी मजबूत हों। हमारी विदेश नीति का एक स्तंभ हमेशा से रहा है कि जो दूसरे विकासशील देश हैं उनके साथ भी हम अपने संबंध मजबूत करें। हमारे जो विकास के पथ पर जब हम आगे चल रहे हैं, तो हमारे जो भी अनुभव रहे हैं हम दूसरे विकासशील देशों के साथ साझा करें, उनके जो अनुभव हैं उनसे हम सीखें। और इस तरह जो कि है वो हमने 1950 के दशक से ही आरंभ कर दिया था कि जो दूसरे नए स्वतंत्र देश हुए हैं उनके साथ में हम कैसे मिल करके अपना विकास कर सकते हैं। 1964 में हमने एक इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम की आधारशिला रखी, जिसके अंतर्गत हम जो दूसरे विकासशील देश हैं उनके साथ में सहयोग करते हैं, जिसमें हम
ट्रेनिंग प्रदान करते हैं, जिसमें हम ग्रांट्स देते हैं, जिसमें हम लाइन्स ऑफ क्रेडिट देते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और जिसमें वहाँ के लोगों को यहाँ पर हम बुलाते हैं स्टडी विजिट्स के लिए। और उसमें बहुत सारी ऐसी कार्य हमने किए हैं जिसको यूनाइटेड नेशंस ने और दूसरे देशों ने ये माना है कि विकास के लिए ये इस तरह का सहयोग बहुत ही आवश्यक है, और जिसे हम साउथ साउथ कोऑपरेशन कहते हैं, या दक्षिण के देश या जो विकासशील देशों का सहयोग है, यह भी विकास के लिए एक बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें हम जो कि है वो शुरू से ही हमारा ये प्रयास रहा है कि दूसरे देशों के साथ जब हम सहयोग करें तो उसमें हम अपनी कोई कंडीशंस नहीं रखें। आज हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे देश हैं हमारे पड़ोस में जो जब कहीं जा कर के अगर विकास के लिए कुछ कार्य करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, तब वो अपनी कई कंडीशंस रखते हैं, या उनका जो सहयोग है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारी कोई कंडीशंस नहीं होती हैं। हमारा केवल यही उद्देश्य होता है कि एक विकासशील देश जो है वो भी हमारी तरह ही, जैसे हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, वह भी आगे बढ़ते रहें। तो इस दिशा में भी हमने काफ़ी जगह काम किया है, और हम दूसरे देशों के साथ न केवल बायलैटरल तरीके से बट और भी तरीक़ों से, जैसे यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिस है, ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, उसके थ्रू हम करते हैं। हमारे कई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू हम करते हैं। एक इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, 3 विकासशील देशों ने मिल करके एक इप्सा ट्रस्ट फंड बनाया है, और हम यूनाइटेड नेशंस को कंट्रीब्यूट करते हैं हर साल, जिसमें प्रोजेक्ट्स जो सबसे कम विकसित देश हैं वहाँ पर ये कुछ हम प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। पैसिफिक में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। हमारा प्रमुख फोकस रहता है शिक्षा के ऊपर और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। उसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में या कम्युनिटी के क्षेत्र में हम काम करते हैं, और इसमें हम उन देशों से ही यह पूछते हैं कि उन्हें किस तरह के सहयोग की आवश्यकता है, और उसके अनुरूप ही हम अपने कार्यक्रम सहयोग के वहाँ करते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो हम साउथ साउथ कोऑपरेशन दूसरे विकासशील देशों के साथ करते हैं, जिसमें हम किसी देश को या किसी देशों के समूह को एक लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस करते हैं, और उसमें उनको उसका कुछ प्रतिशत भाग जो कि है वो भारत से लेना होता है, भारत से सामान मंगाना होता है। बाकी वह लोकल सामान वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट में, जिसमें स्कूल्स भी बनते हैं, हॉस्पिटल बन सकते हैं, सड़कें बनती हैं, या और भी दूसरे कार्य किए जा सकते हैं। तो ये संक्षेप में मैं कहूँगा कि जो हमारी भारतीय विदेश नीति का क्या रोल है, और साथ ही साथ उसके क्या प्रमुख आधार स्तंभ हैं, उसके बारे में बातचीत की। और अगर आपके इसमें कुछ प्रश्न हैं तो उनका मैं आपको, जब ये पोस्ट किया जाएगा, उसके उत्तर भी मैं प्रयास करूँगा कि उसके उत्तर भी दे सकूँ। धन्यवाद।